देश में सियासी तापमान बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बढ़ा हुआ है। जहां एक और एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनावी दंगल में कूद रहा है, तो साथ ही साथ महागठबंधन भी इस चुनावी हवा को अपने पक्ष में बहाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच में जो मुद्दे हैं, जो उत्तर प्रदेश में भी लगातार गरमाए हुए हैं, वो मुद्दे सियासी फिजाओं में किस तरीके से देखे जा रहे हैं और साथ ही साथ उन सब पर किस तरीके से एआईएमआईएम रिएक्ट करता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान जी हैं। शादाब चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बिल्कुल तैयार है और ऐसे में एनडीए और महागठबंधन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं और उसमें आपकी पार्टी की क्या भूमिका है? देखिए, 2015 से हम लोग लगातार वहाँ कार्य कर रहे हैं। 11 साल से लगभग एमआईएम बिहार में कार्य कर रही है और मुख्य तौर पे सीमांचल जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे देश का, वहाँ की आवाज़ बनने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। 2020 में एमआईएम ने 5 सीटें जीत करके ये साबित भी किया था कि वहाँ की जनता हमें स्वीकार करती है, हमसे प्रेम करती है। लेकिन 2025 में सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए और 4 विधायक आरजेडी ने हमारा ले लिया था, छीन लिया था, डकैती डाल लिया था, उसके बावजूद बड़ा दिल दिखाते हुए हमने एक आमंत्रण दिया था कि मिल करके चुनाव लड़ा जाए। और ये स्पष्ट तौर से कहा था अख्तरुल इमान साहब ने कि हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिएगी जब अगर सरकार बनती है। हमारे मूल विषय होंगे कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए, आप एमयू किशनगंज के लिए कार्य कीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य और पलायन को रोकने के लिए आईटी हब और इंडस्ट्रियल पार्क बना करके इंडस्ट्रियल हब बनाने का कार्य वहाँ पर आप कीजिए। जो मुख्य का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जो मुख्य मुद्दे हैं वो विषय हम लोगों ने रखे थे, जो कोसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन अहंकार इतना था कि वो लोग बात करने तैयार नहीं है। आज तक भी परिस्थिति ये है कि गठबंधन की स्थिति ही स्पष्ट नहीं है। यही कारण है कि हमारे नेता वरिष्ठ ओवैसी साहब ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी फुल फ्लैश में 24 घंटे तैयारी करती है और विपक्ष के लोग ये जो नादानी करते हैं। और तो सवाल यहाँ पे कि इतने साल से आप बता रहे हैं एमआईएम कर रही है, तो आपको मिला क्या पाया आपने? इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं आप बिहार से? सबसे पहले हमने ये पाया कि सीमांचल की जनता ने जो हमें प्रेम दिखाया, बिहार की जनता ने जो हमें प्रेम दिखाया, हम पे विश्वास किया, हम उसके आभारी हैं। 5 सीट जीते हम 20 में और इस बार 25 जीतने जा रहे हैं। हम 4 का जवाब जो आरजेडी ने लिया था उसका जवाब 24 से देंगे और बिहार के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये एमआईएम तय करने जा रही है। तेजस्वी जी ने आज तो अहंकार में मना कर दिया, लेकिन उनको अख्तरुल इमान साहब के पास आना पड़ेगा, बैरिस्टर ओवैसी साहब के पास आना पड़ेगा। और हमारा विषय वही होगा, सीमांचल जो सबसे अति पिछड़ा क्षेत्र है पर कैपिटा इनकम में, बिहार में भी अगर कोई सबसे पिछड़ा है तो सीमांचल का क्षेत्र है। हम एबीयू किशनगंज सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल जैसे विषयों को लेकर के सरकार में भागीदार तब बनेंगे और हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। लेकिन बात यहाँ पर होती है आई लव मोहम्मद की। आई लव लगा करके आजकल जो है ट्रेंड सेट किया जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देखिए संभल में जो कुछ हुआ, बरेली में जो कुछ हुआ, तो सवाल यहाँ पर यह है कि इसको एमआईएम कैसे देख रही है? क्या वाकई में ये सारे मुद्दे सियासी मुद्दे हैं या वाकई में इनके पीछे कुछ और है? देखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना मेरे लिए सियासी मुद्दा नहीं है, ये मेरे फेथ का मसला है। और जो तो उसको प्रचारित करने की क्या जरूरत है? नहीं, जो मुसलमान अपने प्रॉफिट से मोहब्बत नहीं करता, वो हमारा बिलीफ है, ये मुसलमान ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने बिलीफ को सामने रखने का अधिकार मुझे संविधान देता है। किसी को बुरा तो नहीं कहा, किसी के धर्म पर टिप्पणी तो नहीं की। अगर मैं प्रेम की बात कर रहा हूं ना, प्रेम में नफरत क्यों कर रहे हैं आप? मैं अगर पोस्टर लेकर के मैं अपने प्रॉफिट का पोस्टर शो कर दिया किसी ने, तो उसको इतना विवाद क्यों बना रहे हैं? और अगर किसी को लगता है कि एफआईआर करने से, कार्रवाई करने से रुक जाएगा, तो हम कहते हैं कि आप 1000 एफआईआर करें शादाब चौहान पे, हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना नहीं छोड़ सकते। लेकिन किसी के धर्म पर भी टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी को बुरा भी नहीं कहेंगे, किसी की सरकारी संपत्ति को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, कानून को भी हाथ में नहीं लेंगे। ये हमारी विचारधारा है। लेकिन आप मुसलमानों की ज्यादती को बात कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। सवाल यहाँ पर यह है, तो क्या सिर्फ इस देश में मुसलमानों के साथ ही ज्यादती हो रही है या सिर्फ एमआईएम मुसलमानों को ही लेकर के चीजों को देखेगा? ऐसा क्यों? आपका चश्मा सिर्फ एक ही मजहब पर क्यों टिका हुआ है?
नहीं, ज्यादती दूसरे समाज पर भी होती है, लेकिन उनकी बात करने वाले लोग हैं। मुसलमानों की कोई बात करने वाला नहीं है। जिसकी कोई बात नहीं करता उसकी बात करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर कोई सबसे निचले स्तर पर है तो उसको सामान लाने के लिए उसको उसके साथ तो खड़ा रहना पड़ेगा ना। जिसकी कोई बात नहीं करता हम उसकी बात करते हैं। आजम खान साहब का दर्द आपको नहीं दिखता? मुलाकात करने नहीं गए आप? नहीं, बिल्कुल। आजम खान साहब के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाले का नाम बैरिस्टर ओवैसी साहब है। अखिलेश यादव जी तो के अंदर तो इतना अहंकार है कि उन्होंने आंदोलन की बात ही नहीं की। इकरा हसन जो सांसद है कैराना की, उनके ऊपर कैसी कैसी टिप्पणी की जाती है, कितनी अभद्रता की जाती है। वो रो रही थी भरी सभा में। एक ट्वीट अखिलेश यादव जी ने नहीं किया क्योंकि वो मुसलमान है। क्या मुस्लिम बेटी की इज्जत नहीं है? उनकी पत्नी के विरुद्ध अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया तो उनके गुंडे मारने चले जाते हैं। लेकिन जब मुसलमानों की बेटियों की इज्जत का मामला है तो उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। उनको मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए। मस्जिद मदरसे दरगाह को टारगेट किया गया, हम कोई आंदोलन की बात अखिलेश जी ने नहीं की। बुलडोजर चलाया गया, कोई नहीं की। एनकाउंटर किए गए, कुछ नहीं बोले। गोश्त के कारोबारियों को परेशान किया गया, कुछ नहीं बोले अखिलेश यादव जी। सिर्फ मुसलमानों का वोट अखिलेश यादव जी को चाहिए। मुसलमानों का राजनीतिक हिस्सेदारी अखिलेश यादव जी भी नहीं देना चाहते, तेजस्वी यादव जी भी नहीं देना चाहते। ये सब के सब लोग मुसलमानों के वोट का दुरुपयोग करते हैं और हमको पॉलिटिकली अनटचेबल मानते हैं। अच्छा, एमआईएम को ऐसा क्यों माना जाता है कि बीजेपी जो कहती है जितनी चाबी भरती है एमआईएम सिर्फ उतनी ही चलती है? ओवैसी जी उसी तरह से समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए पिछले वक्त में, उसमें एमआईएम की भूमिका को लेकर के राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए, आपके ऊपर संदेह जताया गया। तो 27 में क्या होगा? नहीं, संदेह इस बात का है कि वो ये चाहते हैं, अखिलेश यादव जी हों चाहे तेजस्वी यादव जी हों, कि मुसलमान वोट डालने वाला रोबोट है जो हमें सिर्फ वोट डालता रहे। वो हमसे सवाल न करे कि आपकी सरकारों में कितने शिक्षा के आपने अवसर प्रदान किए, कितनी नौकरियां दी, हमारे हालात बद से बदतर क्यों हैं, दलितों से बदतर क्यों हैं। जब 2006 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो यूपीए 1 भी था, यूपीए 2 भी था। आपने क्या काम किया? तो जब उनसे सवाल करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो उनको सवाल चुभते हैं कि आप सवाल कैसा कर सकते हो। वो आरोप तो नहीं लगा सकते कि हम लोग कार्य नहीं किए। दूसरी बात, बीजेपी ये मजाक बन चुका है। आप बताइए कि हरियाणा में कौन थी बीजेपी की बी टीम? आम आदमी पार्टी को बोलेंगे आप, कांग्रेस को बोला जाएगा दिल्ली में, आम आदमी पार्टी बिहार में लड़ रही है उनको बोला जाएगा, बीएसपी लड़ रही है उनको बोला जाएगा। मुसलमान अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर ले तो ये अच्छा नहीं दिखता कि मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले बैरिस्टर ओवैसी बराबर में कैसा बैठ रहे हैं। उनको प्रॉब्लम इस बात की होती है कि हमें बात नहीं कर सकते। अच्छा, आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, सवाल यहां पर यह, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी, उत्तर प्रदेश में और भी राजनीतिक दल हैं, सब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, सब मुस्लिम हितों की बात करते हैं। आप बताइए कि अखिलेश यादव जी कभी मुस्लिम शब्द तक लिखने से ट्वीट में परहेज करने लगे हैं? जिस प्रकार से यादव भाई के साथ अगर गुंडागर्दी हुई तो उन्होंने आंदोलन की बात की। आप बता दीजिए कि कितने मस्जिद दरगाह मदरसों पर कार्रवाई हुई, कितने लोगों पर गलत तरीके से बुलडोजर चलाया गया, कितने फर्जी एनकाउंटर हुए, कितनी बार उन्होंने आंदोलन किया है, कितनी मॉब लिंचिंग हुई है। कभी कोई उन्होंने आंदोलन की बात कही है? किसी परिवार से मिलने वो गए हैं मॉब लिंचिंग के बाद? नहीं जाते हैं सर। उनके लिए मैं वोट डालने वाली मशीन बनकर रह गया हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस चीज को समझ चुका है कि हम अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमको देगा, अगर चीफ मिनिस्टर वो बनेंगे तो बराबर में हम उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि डिप्टी सीएम मुसलमान क्यों नहीं बनाया उन्होंने आज तक? क्या उत्तर प्रदेश की, अगर उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, क्या लग रहा है एमआईएम क्या करेगी, कितने कैंडिडेट उतारेगी? हम लोग 403 सीट लड़ने में सक्षम है, लेकिन हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शौकत साहब ने यह फैसला किया है, अभी तक जो परिस्थिति है हम लोग 196 सीटों पर 196 सीट पर इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और मजबूती से करेंगे। अब उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो हमको अछूत मानते हैं। हम तो कहते हैं कि आइए साथ मिलकर के बीजेपी को हराइए, लेकिन कुछ लोगों में इतना अहंकार हो चुका है वो हमको साथ लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाद में ये फिर नौटंक करते हैं आपकी वजह से हार गए। बाद में जैसे बच्चा बोलता है ना कि मम्मी मम्मी ये टॉफी ले गया, चॉकलेट ले गया, बाद में रोते हैं, ये पहले बात नहीं करते हैं। आज हम खुले मन से कह रहे हैं कि शौकत साहब हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने क्लियर कहा कि जो भी शक्तियां सांप्रदायिक ताकतों को हराना चाहती हैं, बीजेपी को हराना चाहती हैं, संविधान की रक्षा चाहती हैं और सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकना चाहती हैं, वो मिलकर के चुनाव लड़ें। हम उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। अब तय उनको करना है कि क्या वाकई वो बीजेपी का साथ देंगे या सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। नहीं, बात यहाँ पर ये होती है कि जिस तरीके से तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारे ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, ये जो हिंसाएं सांप्रदायिक नज़रिए से देखी जाती हैं, धर्म विशेष के नज़रिए से देखी जाती हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी की जो भाषा शैली है वो सौम्य नहीं है। वो भाषा अहंकार वाली भाषा है। वो एक तरफ बोलते हैं
कि हम लोग मिट्टी में मिला देंगे, अपराधियों को तबाह कर देंगे, बिल्डोजर चला देंगे। दूसरी तरफ फतेहपुर में जब उन्हीं के गुंडे, उन्हीं की पार्टी के लोग वली की दरगाह में गुंडागर्दी करते, कहां चला जाता है बिल्डोजर, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, हाफ एनकाउंटर, ये पुलिस कहां चले जाते हैं सब लोग। गोरखपुर में पुलिस पर पत्थर चलाए जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। बहराइच में कार्रवाई नहीं होती है। आगरा में दलित सांसद के घर का घेराव, मारने की धमकी होती है, किसी के घर बिल्डोजर नहीं चला, किसी पर एफआईआर नहीं हुई, हाफ एनकाउंटर नहीं हुआ। ये सारी कानून का दुरुपयोग सिर्फ मुसलमानों पे करेंगे, टारगेटेड इस्तेमाल। आप हैदराबाद में रह करके, दिल्ली में रह करके आपके पार्टी के मुखिया एक बयान दे देते हैं, उस पे सिगुफा छुड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में आकर के क्यों मुकाबला नहीं करते हैं? कौन सा मुकाबला एमआईएम ने नहीं किया है? हर विषय पर, बरेली के अंदर घटना घटी है, पूरे देश के अंदर हम लोगों ने आवाज उठाई और पूरे प्रदेश में शौकत साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने ज्ञापन देने का कार्य किया कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बिल्डोजर का दुरुपयोग बरेली में नहीं होना चाहिए। और जो योगी आदित्यनाथ की सरकार मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है, कहेंगे आप? ये तो स्पष्ट है। ये तो बोलने में अखिलेश जी को डर लगता है, शादाब चौहान को नहीं लगता। मैं वो ठाकुर हूं, मैं भी क्षत्रिय हूं। मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ कानून का दुरुपयोग हुआ है और उनको राजधर्म और क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, जो करने में विफल रहे हैं। मुसलमान भी बराबर का नागरिक है। वो बुर्के बनाम विकास की बात करते हैं, पर्दानशी की बात नहीं करते। क्या बुर्का पहनना अपराध है भारत के अंदर? क्या महिलाओं को, हमारी बेटियों को चुनने का अधिकार नहीं है? कौन हिजाब पहनेगा, कौन नहीं पहनेगा, ये कैसा मुख्यमंत्री जी तय कर सकते हैं? कौन किस धर्म पे का पालन करेगा, मुख्यमंत्री जी कैसा तय कर सकते हैं? आप एक तरफ आप 2 मिनट की नमाज पर मुकदमा दर्ज करते हैं, पासपोर्ट रद्द करने की बात करते हैं। कौन सा कानून है कि जो सड़क पे नमाज पढ़ ले उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए? ये बात करी जाती है ना उत्तर प्रदेश में। बाकी दूसरे धर्मों के आयोजन होते हैं, आप नहीं बात करते हैं। सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ अगर यह कार्य आप करेंगे तो ये लोग असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। और ऐसे मामलों में हम लोग जो भी संवैधानिक मार्ग होगा उसको अपनाने का कार्य करेंगे। लेकिन हम एक बात भी कहते हैं, हम किसी भी कीमत पर कानून को हाथ में लेने का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन यह भी नहीं है कि कोई कानून का दुरुपयोग मेरे खिलाफ करेगा और मैं संवैधानिक मार्ग अपनाने का कार्य नहीं करूंगा। तो अब बात सिर्फ, लेकिन आप बात करेंगे तो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, तो मुसलमानों की, मुसलमानों के हितों की, मुसलमानों के उत्पीड़न की। अरे साहब, बाकी लोग भी तो सोच रहे हैं, कुछ उनको भी मिल जाए। कभी साहब सबकी बात किया करिए ना, क्या दिक्कत है? सबको साथ लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। 1% राजभर की बात करने वाले नेता हैं, 1% निषाद की बात होती है, 4% जाट भाइयों की बात करने के लिए जाटों का नेता है, यादवों का नेता है। जब हर समाज का नेता है तो मेरे समाज का नेता अपना क्यों नहीं हो सकता? मैं क्यों किसी के पीछे चलूंगा? मैं क्यों किसी की कुर्सियां उठाऊंगा? बहुत दिन हमने विश्वास किया, 4 बार अखिलेश जी उनके परिवार को हमने चीफ मिनिस्टर बनवाया, नहीं बनवाया? एक बार डिप्टी सीएम उन्होंने बनाया। 20% का समाज दरी बिछाएगा और 7% वाला मुख्यमंत्री बनता रहेगा। उनके परिवार में कितनी मिनिस्ट्री थी बताइए? कितनी जांच हो गई अखिलेश यादव जी की? और मुर्गी डकैत बना दिया गया। आजम खान साहब को बलि का बकरा बना दिया गया। आजम खान साहब को, इसीलिए कह रहे हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम दलितों की बात करते हैं, पीड़ितों की बात हाथ करते हैं। मिलाना होगा उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल से, तो किससे आप हाथ मिलाना चाहेंगे? जो भी हमारे राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का कार्य करेगा, जो कानून का दुरुपयोग टारगेट करके मुसलमानों पे ना करे, हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। अब ये ऑफर तो सभी के लिए है। जो भी दल, बिहार में हम लोग का अलायंस हुआ ना, जो भी दल खुल करके बीजेपी को हराना चाहते हैं और मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति से बाहर निकल के आने के लिए तैयार है, हम उनके लिए काम करने तैयार। बिहार में हमारा जीडीए बना है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, चंद्रशेखर साहब और ओवैसी साहब, वहाँ एक गठबंधन बना है। अब देखिए क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब भाई, आपने विभागी के साथ तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखा, हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।